यह कहानी आपको शुरुआत से लेकर अंत तक डर और रहस्य की ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां पानी के नीचे दफन एक पूरा शहर आज भी जिंदा होने का दावा करता है। क्या सच में कुछ शहर कभी पूरी तरह नहीं मरते? पढ़िए हॉरर स्टोरी इन हिंदी, एक काल्पनिक लेकिन बेहद यथार्थवादी और रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर स्टोरी। डैम जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बना रुद्रसागर डैम सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ एक जलाशय था, लेकिन आसपास के गांवों में उसका दूसरा नाम था, जिंदा झील। लोग कहते थे कि डैम बनने से पहले वहां देवगढ़ नाम का एक छोटा सा शहर हुआ करता था। सरकार ने लोगों को दूसरी जगह बसाने का दावा किया, लेकिन गांव वालों का कहना कुछ और था। शहर खाली नहीं हुआ था, पानी पहले छोड़ दिया गया था। सरकारी फाइलों में यह हादसा कभी दर्ज नहीं हुआ। कहते हैं कि एक रात में पूरा शहर पानी के नीचे चला गया। सैकड़ों लोग, सैकड़ों घर, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, सब कुछ, और उसके बाद वहां जाना हमेशा के लिए मना कर दिया गया। कोई कारण कभी नहीं बताया गया। डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला। मैं आदित्य एक स्वतंत्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। लोगों की नजर से छिपी जगहों पर वीडियो बनाना मेरा काम था। जब पहली बार मैंने रुद्रसागर डैम का नाम सुना तो लगा यह भी किसी गांव की अफवाह होगी, लेकिन इंटरनेट पर खोजने पर अजीब बात सामने आई। डैम की तस्वीरें थीं, इंजीनियरिंग रिपोर्ट थीं, लेकिन जिस शहर पर डैम बना था उसका नाम कहीं नहीं था, जैसे उसे इतिहास से मिटा दिया गया हो। यही बात मेरे अंदर जिज्ञासा पैदा करने लगी। मेरे साथ इस सफर पर 3 लोग थे। कैमरामैन रोहन, ड्रोन ऑपरेटर मीरा और साउंड रिकॉर्डिस्ट समीर। हमने तय किया कि 2 दिन वहां रुककर पूरी डॉक्यूमेंट्री शूट करेंगे। डैम से करीब 5 किलोमीटर पहले एक छोटा सा ढाबा मिला। वहां बैठे लगभग 80 साल के बूढ़े ने हमारी गाड़ी देखते ही पूछा, शूटिंग करने आए हो? मैंने कहा, हाँ। उसने कुछ देर तक हमें देखा, फिर बोला, दिन में जितना देखना है देख लो, लेकिन सूरज डूबने के बाद पानी के किनारे मत जाना। मैं मुस्कुराया। क्यों? बूढ़े ने जवाब देने की बजाय पूछा, तुम्हारे कैमरे में नाइट विजन है? मैंने कहा, हाँ। उसने गहरी सांस ली। तो फिर जो दिखे उसे रिकॉर्ड मत करना। रोहन हंस पड़ा। बाबा भूत की कहानी है क्या? बूढ़ा पहली बार गुस्से में दिखा। भूत होते तो डर कम लगता। वे लोग अभी भी वहीं रहते हैं। उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं और उन्हें पसंद नहीं कि कोई उन्हें देखे। हमने उसकी बात को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी बात कही, अगर रात को शहर की लाइटें जलती दिखें तो आवाज देकर किसी को मत बुलाना। शाम होने से पहले हम डैम पहुंच गए। सामने फैला विशाल पानी, चारों ओर ऊंची पहाड़ियां और एक अजीब सी खामोशी। हवा चल रही थी, लेकिन पानी लगभग बिल्कुल स्थिर था। इतना शांत कि अपना चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। मीरा ने ड्रोन उड़ाया। स्क्रीन पर ऊपर से डैम बेहद सुंदर दिख रहा था, लेकिन अचानक ड्रोन के कैमरे में कुछ आया। पानी के अंदर सीधी रेखा में बनी हुई सड़क। रोहन ने जूम किया, फिर दूसरी सड़क, फिर चौक जैसा कुछ। मैंने स्क्रीन के बिल्कुल पास जाकर देखा। पानी के नीचे स्पष्ट रूप से एक पूरा शहर दिखाई दे रहा था। इमारतों की कतारें, गलियां, एक बड़ा मंदिर और बीच में गोल चौराहा। मीरा ने हैरानी से कहा, इतना साफ कैसे दिख रहा है? मैंने जवाब नहीं दिया।
क्योंकि उसी समय ड्रोन कैमरे में एक सफेद आकृति सड़क पार करती दिखाई दी। हम चारों एकदम चुप हो गए। 2 सेकंड बाद वह आकृति गायब हो गई। मीरा ने सोचा शायद कैमरे का ग्लिच होगा, लेकिन रिकॉर्डिंग सेव हो चुकी थी। रात का पहला अजीब अनुभव। हमने डैम से थोड़ा दूर टेंट लगाया। रात लगभग 10:30 बजे सब सोने चले गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी। बाहर निकला तो देखा डैम की सतह पर दूर कहीं हल्की हल्की पीली रोशनी झिलमिला रही थी। पहले लगा किसी नाव की लाइट होगी, लेकिन वहां नाव चलाना वर्षों से प्रतिबंधित था। मैंने दूरबीन उठाई और जो देखा, उसके बाद मेरे हाथ कांपने लगे। पानी के नीचे सड़क के दोनों ओर लगे पुराने स्ट्रीट लैंप एक एक करके जल रहे थे, जैसे नीचे कोई शहर अपनी शाम शुरू कर रहा हो। मैंने तुरंत रोहन को जगाया। वह बाहर आया और बिना कुछ बोले वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि अब सिर्फ लाइटें ही नहीं, पानी के भीतर धीरे धीरे चलती हुई दर्जनों परछाइयां भी दिखाई देने लगी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे लोग अपने अपने घरों की ओर लौट रहे हों। तभी हवा पूरी तरह रुक गई और पहली बार डैम के भीतर से एक आवाज आई, टन टन टन, किसी मंदिर की घंटी। जबकि मंदिर तो पानी के नीचे था और लगभग 100 फीट गहराई में डूबा हुआ था। रोहन ने कांपते हाथों से कैमरा ऑन किया। कैमरे की स्क्रीन में जो दिखाई दिया वह हमारी आंखों से दिख रही चीज से भी ज्यादा भयानक था। स्क्रीन पर पानी के नीचे खड़े दर्जनों लोग एक साथ ऊपर देख रहे थे, सीधे हमारी तरफ, और तभी उनमें से एक ने बहुत धीरे धीरे अपना हाथ उठाया, मानो हमें नीचे बुला रहा हो। पानी के नीचे से आती पुकार। रोहन का हाथ कांप रहा था, लेकिन कैमरा अब भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। स्क्रीन पर पानी के नीचे खड़े दर्जनों लोग बिल्कुल स्थिर थे। उनके चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उनकी आंखें ऐसा लग रहा था जैसे सीधे कैमरे के लेंस में झांक रही हों। मैंने कैमरा अपने हाथ में लिया। जैसे ही जूम किया, सारे लोग एक साथ गायब हो गए। स्क्रीन पर फिर सिर्फ खाली सड़क दिखाई दे रही थी। मैंने राहत की सांस ली ही थी कि पीछे से मीरा की चीख सुनाई दी, आदित्य, पीछे देखो। हम तीनों पलटे। डैम के किनारे गीली मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान बन रहे थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। हर नया निशान ऐसे बन रहा था जैसे कोई अदृश्य इंसान पानी से निकलकर हमारी तरफ चल रहा हो। छप छप छप, गीले कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हम सब पीछे हटने लगे, लेकिन वे निशान हमारे सामने आकर अचानक रुक गए। फिर मिट्टी पर अपने आप एक वाक्य उभरने लगा, हम अभी भी यहीं रहते हैं। अगले ही पल तेज हवा चली और सारे अक्षर मिट गए। समीर ने डरते हुए कहा, सुबह होते ही यहां से निकलते हैं। मैंने भी पहली बार महसूस किया कि शायद गांव वाले झूठ नहीं बोल रहे थे। अगली सुबह हमने पिछली रात की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की। वीडियो के शुरुआती हिस्से बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन रात 11:43 पर रिकॉर्डिंग अचानक बदल गई। ड्रोन अपने आप उड़ने लगा था। किसी ने उसे कंट्रोल नहीं किया था। वह धीरे धीरे पानी के बिल्कुल ऊपर पहुंचा, फिर बिना किसी आदेश के नीचे झुक गया। इतना नीचे कि उसके कैमरे ने पानी के अंदर की सड़क साफ रिकॉर्ड कर ली। हम सब सांस रोककर स्क्रीन देखने लगे। वहां लोग थे, सैकड़ों लोग। कोई बाजार में चल रहा था, कोई दुकान खोल रहा था, कुछ बच्चे सड़क पर खेल रहे थे। एक बूढ़ा मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था, और सबसे डरावनी बात, उनमें से किसी को यह एहसास ही नहीं था कि वे पानी के नीचे हैं।
जैसे उनके लिए वही दुनिया सामान्य हो। अचानक भीड़ में खड़ा एक आदमी रुक गया। उसने धीरे धीरे ऊपर देखा, सीधे ड्रोन की तरफ। फिर उसके बाद पूरा शहर रुक गया। सैकड़ों लोग एक साथ ऊपर देखने लगे। मीरा ने घबराकर वीडियो रोक दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। समीर ने फुसफुसाकर कहा, उन्होंने हमें देख लिया। सरकारी फाइल जिसने सब बदल दिया। डैम के पास बने पुराने निरीक्षण कार्यालय में हमें एक बंद कमरा मिला। ताला बहुत पुराना था। अंदर धूल से ढकी अलमारियां थीं। ज्यादातर फाइलें सड़ चुकी थीं, लेकिन एक लाल फाइल बिल्कुल सुरक्षित थी। उस पर लिखा था, गोपनीय देवगढ़ पुनर्वास परियोजना। मैंने कांपते हाथों से फाइल खोली। पहले कुछ पन्नों में नक्शे थे। फिर अचानक एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट पढ़कर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। सरकार ने शहर खाली होने का इंतजार ही नहीं किया था। डैम की दीवार में तकनीकी खराबी आने के बाद इंजीनियरों को डर था कि अगर तुरंत पानी नहीं छोड़ा गया तो पूरी संरचना टूट जाएगी। हजारों लोगों को निकालने का समय नहीं था। रिपोर्ट में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, राष्ट्रीय हित में जलाशय भरने की अनुमति दी जाती है। नीचे तारीख थी और उसके नीचे लाल स्याही में लिखा था, अनुमानित जनहानि अज्ञात। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मतलब पूरे शहर को जानबूझकर डुबो दिया गया। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसी समय फाइल का आखिरी पन्ना अपने आप खुल गया। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, उन्होंने मरना स्वीकार नहीं किया। उस दिन हमने तय किया कि शाम तक सारी शूटिंग खत्म करके लौट जाएंगे। लेकिन जाने से पहले मैंने एक आखिरी ड्रोन शॉट लेने का फैसला किया। सूरज डूब रहा था। पूरा डैम नारंगी रोशनी में चमक रहा था। ड्रोन धीरे धीरे ऊपर उठा। अचानक स्क्रीन पर पूरा पानी काला दिखाई देने लगा। फिर जैसे किसी ने नीचे से सारी सतह हटा दी हो। अब कैमरा सीधे डूबे हुए शहर को दिखा रहा था। इस बार सब कुछ पहले से ज्यादा साफ था। दुकानों के बोर्ड, मंदिर का शिखर, स्कूल की इमारत और बीचों बीच खड़ा पुराना घंटाघर। घंटाघर की घड़ी अब भी चल रही थी। उसमें समय था 6:17। मैंने फाइल की तारीख देखी। रिपोर्ट में हादसे का समय भी यही लिखा था, शाम के 6:17। उसी क्षण घंटाघर की घंटी बजने लगी। 1, 2, 3। हर घंटी के साथ पानी की सतह कांपने लगी और फिर पूरा शहर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पानी के नीचे दबा शहर फिर से जिंदा होकर सतह की ओर आ रहा हो। दूर मंदिर की सीढ़ियों पर वही बूढ़ा खड़ा था जिसे हमने ड्रोन वीडियो में देखा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था और वह मुस्कुरा रहा था। फिर उसने बहुत धीरे से अपना हाथ उठाया और इस बार उसने इशारा हमें नहीं, हमारे पीछे खड़े किसी इंसान को किया। हम चारों एक साथ पलटे, लेकिन वहां हम चार नहीं, 5 परछाइयां खड़ी थीं। 5वीं परछाई किसकी थी? हम चारों कुछ सेकंड तक वहीं जमे रहे। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। डैम के ऊपर अजीब सी धुंध फैलने लगी थी। मैंने टॉर्च जलाकर जमीन पर रोशनी डाली। हमारे पैरों के पास 4 नहीं, 5 परछाइयां थीं। मैंने एक एक करके सबकी तरफ देखा। मैं, रोहन, मीरा, समीर, 4 लोग। लेकिन जमीन पर 5वीं परछाई बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। वह किसी लंबे आदमी की थी जिसके कंधे झुके हुए थे। धीरे धीरे वह परछाई हमसे अलग होने लगी।
जैसे कोई इंसान अपनी जगह से उठकर चल रहा हो, लेकिन वहां कोई शरीर नहीं था, सिर्फ परछाई। वह परछाई सीधे डैम के किनारे पहुंची और पानी में उतर गई। जैसे ही उसने पानी को छुआ, पूरा डैम गोल गोल लहरों से भर गया। अगले ही पल पानी के नीचे पूरे शहर की बत्तियां एक साथ जल उठीं। अब हम साफ देख सकते थे। सड़कों पर गाड़ियां चल रही थीं, बाजार खुले हुए थे, मंदिर में आरती हो रही थी, बच्चे दौड़ रहे थे। किसी को भी यह एहसास नहीं था कि उनके ऊपर 100 फीट पानी है। मीरा रोने लगी। ये लोग अभी भी उसी दिन में जी रहे हैं। मैंने ध्यान से देखा। हर घड़ी, हर दुकान, हर इंसान, सबकी गतिविधियां एक जैसी थीं, जैसे समय आगे बढ़ा ही न हो। फिर अचानक मेरी नजर एक दुकान पर पड़ी। बोर्ड पर लिखा था देवगढ़ फोटो स्टूडियो। उसके बाहर एक आदमी कैमरा लेकर खड़ा था। उसने ऊपर देख और मेरी तरफ मुस्कुरा दिया। मुझे लगा मैंने उसे पहले कहीं देखा है। फिर याद आया, वह चेहरा मेरे पिता की पुरानी तस्वीरों में था। मैंने कांपते हुए अपना बटुआ निकाला। उसमें पापा की बचपन की फोटो रखी थी। फोटो के पीछे लिखा था देवगढ़ 1994। मेरे हाथ सुन्न हो गए। मेरे पिता कभी इस शहर में रह चुके थे, लेकिन उन्होंने जीवन में कभी इसका जिक्र नहीं किया। मैंने उसी रात पापा को फोन लगाया। कई बार घंटी जाने के बाद उन्होंने कॉल उठाई। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या आप देवगढ़ में रहते थे? दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। करीब आधा मिनट तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, तुम वहां पहुंच गए हो? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कभी नहीं पूछा कि मैं किस जगह हूं, जैसे उन्हें पहले से पता था। मैंने कहा, हाँ, लेकिन यहां कुछ बहुत अजीब हो रहा है। उन्होंने गहरी सांस ली, फिर बोले, तुरंत वहां से निकल जाओ। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उस शहर से भागकर आया था। मेरे हाथ से फोन लगभग छूट गया। उन्होंने बताया जब डैम बनने वाला था, तब उनका परिवार देवगढ़ में रहता था। एक रात पहले उनके दादा को सपना आया था। सपने में पूरा शहर पानी में डूबा दिखाई दिया। डरकर उन्होंने अगले ही दिन परिवार को गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। पूरे शहर में सिर्फ उनका परिवार ही था जो हादसे से पहले निकल गया। बाकी कोई नहीं बचा। फोन कटने से पहले पापा ने एक आखिरी बात कही, अगर रात को कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो कभी जवाब मत देना। आधी रात की दस्तक। उस रात हम निरीक्षण भवन के अंदर बंद हो गए। सभी खिड़कियां बंद थीं। दरवाजे पर भारी अलमारी लगा दी। घड़ी में ठीक 12:17 बजे। पहली दस्तक हुई। ठक ठक ठक। कोई दरवाजे के बाहर था। हमने सांस तक रोक ली। फिर बाहर से एक आवाज आई, आदित्य। मेरी रीढ़ में बिजली दौड़ गई। यह आवाज बिल्कुल मेरे पिता जैसी थी। बेटा, दरवाजा खोलो। मीरा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मत खोलना। बाहर फिर वही आवाज आई, इस बार मां की। आदित्य, हम लेने आए हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। आवाज इतनी असली थी कि एक पल को लगा सचमुच मां बाहर खड़ी हैं। लेकिन तभी समीर ने खिड़की की दरार से बाहर देखा और जोर से पीछे गिर पड़ा। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद हो चुका था। मैंने पूछा, क्या हुआ?
वह कांपते हुए सिर्फ इतना कह पाया, बाहर कोई इंसान नहीं है। फिर पूरा शहर खड़ा है। हमने धीरे से दरार से बाहर झांका। जो दृश्य दिखाई दिया उसे शायद मैं मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगा। भवन के बाहर सैकड़ों लोग खड़े थे, सभी भीगे हुए, सभी के कपड़ों से पानी टपक रहा था। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें पुतलियां नहीं थीं। वे सभी एक साथ हमारी तरफ देख रहे थे और फिर एक साथ मुस्कुराने लगे। भीड़ के बीच वही बूढ़ा खड़ा था जो मंदिर की सीढ़ियों पर दिखाई दिया था। उसने अपनी उंगली होठों पर रखी और इशारा किया, शांत रहो। उसी क्षण पूरा भवन हिलने लगा। दीवारों से पानी रिसने लगा और फर्श पर पानी नहीं, छोटे छोटे पैरों के गीले निशान बनने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे डूबा हुआ पूरा शहर धीरे धीरे हमारे कमरे के अंदर प्रवेश कर रहा हो। आखिरी रात जब पूरा शहर जाग गया, कमरे के भीतर पानी लगातार बढ़ रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह पानी ठंडा नहीं था। उसका तापमान बिल्कुल सामान्य था, मानो वह किसी नदी का नहीं, किसी घर के नल का पानी हो। दीवारों से टप टप गिरती बूंदें धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल गईं। फर्श पर बने गीले पैरों के निशान अब दर्जनों हो चुके थे, लेकिन उनमें से किसी के भी साथ कोई शरीर नहीं था। अचानक भवन की सारी बिजली अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। सिर्फ बाहर डैम की दिशा से आती हल्की पीली रोशनी दिखाई दे रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा और मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। पूरा देवगढ़ शहर अब पानी के ऊपर खड़ा था। वही सड़कें, वही मंदिर, वही दुकानें, वही घंटाघर, लेकिन अब वे पानी के भीतर नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे डैम का पानी उनके आर पार बह रहा हो और शहर फिर भी अपनी जगह मौजूद हो। घंटाघर की घड़ी अब भी 6:17 पर रुकी हुई थी। फिर टन पहली घंटी बजी। उसके साथ ही बाहर खड़े सैकड़ों लोगों ने एक साथ हमारी तरफ देखना शुरू कर दिया। टन दूसरी घंटी। भवन का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। टन तीसरी घंटी। भीड़ धीरे धीरे हमारी तरफ चलने लगी। उनके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ भीगे कपड़ों से टपकते पानी की आवाज सुनाई दे रही थी। हम चारों पीछे हटते गए। तभी भीड़ में से वही बूढ़ा आगे आया। इस बार उसकी आवाज पहली बार सुनाई दी। वह धीमे से बोला, डरो मत, हम तुम्हें मारने नहीं आए। मेरे मुंह से किसी तरह निकला, तो हमें यहां क्यों बुलाया? बूढ़े ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि सच को किसी जिंदा इंसान की जरूरत थी। उसने हाथ उठाया। अचानक मेरे सामने का दृश्य बदल गया। मैं अब उसी देवगढ़ शहर के बीच खड़ा था। चारों तरफ लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, मंदिर में आरती हो रही थी, महिलाएं बाजार से सामान खरीद रही थीं। फिर अचानक सायरन बजा। लाउडस्पीकर पर आवाज आई, तकनीकी परीक्षण किया जा रहा है। किसी को खतरे का अंदाजा नहीं था। लोग हंसते हुए अपने काम करते रहे और फिर पहाड़ों की तरफ से पानी का एक विशाल काला पहाड़ शहर की ओर बढ़ता दिखाई दिया। लोग भागने लगे, चीखें, रोना, बच्चों की आवाजें, सब कुछ एक साथ। कुछ ही सेकंड में पूरा शहर पानी में डूब गया। लेकिन सबसे भयावह दृश्य उसके बाद शुरू हुआ। लोग मर नहीं रहे थे, वे वहीं खड़े रह गए, जैसे समय ने उनकी आखिरी सांस को रोक दिया हो। बूढ़े की आवाज फिर सुनाई दी,
हमारे शरीर मर गए, लेकिन हमारा आखिरी पल कभी खत्म नहीं हुआ। सच्चाई का सौदा। दृश्य फिर बदल गया। मैं वापस निरीक्षण भवन में था। बूढ़ा मेरे सामने खड़ा था। उसने कहा, हर 10 साल में कोई न कोई यहां आता है। हम उसे सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन वह सच दुनिया तक पहुंचने से पहले मर जाता है। मैंने कांपते हुए पूछा, क्यों? बूढ़े की मुस्कान गायब हो गई। क्योंकि शहर किसी को जाने नहीं देता। इतना कहकर उसने मेरी हथेली पर एक पुरानी पीतल की चाबी रख दी। अगर सच को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हो तो अभी भागो। उसी पल पूरा भवन जोर से हिलने लगा। छत टूटने लगी। रोहन चिल्लाया, भागो! हम चारों बाहर की तरफ दौड़े, लेकिन बाहर निकलते ही देखा भवन गायब था। हम सीधे देवगढ़ शहर की मुख्य सड़क पर खड़े थे। चारों तरफ लोग चल रहे थे। दुकानों से आवाजें आ रही थीं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य। अगर किसी को न बताया जाए तो कोई कभी नहीं कहेगा कि यह शहर 100 फीट पानी के नीचे है। अचानक घंटाघर में 6:17 बजे और पूरा शहर एक साथ हमारी तरफ मुड़ गया। सैकड़ों आंखें एक साथ हम पर टिक गईं। हम जितनी तेज दौड़ सकते थे दौड़ने लगे। सड़क के आखिर में डैम की दीवार दिखाई दे रही थी। उसके पार वास्तविक दुनिया थी। पीछे से हजारों लोगों के दौड़ने की आवाज आने लगी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही हम दीवार तक पहुंचे, मेरी जेब में रखी पीतल की चाबी तेज गर्म होने लगी। सामने लोहे का एक छोटा सा बंद दरवाजा था, जो पहले कभी दिखाई नहीं दिया था। चाबी उसी में फिट हो गई। दरवाजा खुला और हम चारों बाहर गिर पड़े। अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। न शहर, न भीड़, न घंटाघर, सिर्फ शांत पानी से भरा डैम। सुबह हो चुकी थी। 6 महीने बाद हम शहर लौट आए। कैमरे का पूरा डेटा देखने बैठे, लेकिन सारी रिकॉर्डिंग खाली थी। जहां जहां देवगढ़ दिखाई दिया था, वहां सिर्फ काली स्क्रीन थी। सिर्फ एक फाइल बची थी। नाम था 617.mp4। वीडियो खोला। सिर्फ 5 सेकंड की रिकॉर्डिंग थी। स्क्रीन पर वही बूढ़ा दिखाई दिया। वह सीधे कैमरे की तरफ देखकर बोला, अब तुमने हमें देख लिया है, इसलिए एक दिन तुम्हें वापस आना ही होगा। वीडियो अपने आप बंद हो गया। उस दिन के बाद से हर साल 17 जुलाई की शाम ठीक 6:17 पर मेरे फोन में बिना किसी नंबर के एक कॉल आती है। मैं कभी उसे उठाता नहीं, लेकिन फोन की स्क्रीन पर हर बार एक ही नाम लिखा होता है, देवगढ़ अंडर वाटर सिटी। और सबसे डरावनी बात, कुछ महीने पहले सरकार ने घोषणा की कि रुद्रसागर डैम का पानी कम किया जाएगा। कारण, नीचे किसी पुराने शहर के अवशेष मिलने की संभावना। मैं जानता हूं, उन्हें वहां सिर्फ खंडहर नहीं मिलेंगे, क्योंकि देवगढ़ आज भी वही है। वही लोग, वही बाजार, वही मंदिर और वही घंटाघर, जो अब भी 6:17 पर रुका हुआ है और किसी अगले गवाह का इंतजार कर रहा है। द एंड। अगर किसी डैम का पानी अचानक हट जाए और उसके नीचे पूरा शहर आज भी आबाद मिले, तो क्या आप उसके अंदर कदम रखने की हिम्मत करेंगे? अगर इस हॉरर स्टोरी इन हिंदी ने आपको अंत तक डराए रखा, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। क्या आप देवगढ़ जैसे डूबे हुए शहर की सच्चाई जानने जाएंगे या हमेशा उससे दूर रहेंगे? ऐसी ही नई रियल हॉरर स्टोरी इन हिंदी, भूत प्रेत की कहानियां
चुड़ैल की कहानियाँ और सस्पेंस से भरी डरावनी कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। हर सप्ताह हम एक नई, अनोखी और दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी लेकर आते हैं।